मेरठ के लिए आज इस चुनावी दंगल में मंगल का दिन था। आज मेरठ में टीवी के राम अरुण गोविल ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। आज उनकी पहली रैली के मौके पे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मेरठ का माहौल राममय नजर आया। आपको बता दें कि जल्द ही मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसी थी टीवी के राम की पहली चुनावी सभा। और इसके साथ ही टीवी के राम ने अपनी जन्मभूमि मेरठ से सियासी संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। मेरठ में विशाल रैली के साथ अरुण गोविल ने अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय। लगभग 4 दशक से अरुण गोविल की छवि पर्दे के राम से ज्यादा प्रभु राम के मानस चरित्र के रूप में देखी जाती रही है, लेकिन अब वो मेरठ से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने मैदान में आ चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वो बदलाव बीजेपी ने किया है। मेरठ से अपने 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, उनका टिकट काटकर उनकी जगह उस चेहरे को उतारा मैदान में सियासी समर में, जिनकी पहचान 80 के दशक में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में बतौर श्रीराम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट देकर के। और अरुण गोविल पहली बार किसी सियासी मंच पर हालांकि 80 के दशक में देखे गए थे, लेकिन तब वो चुनाव प्रचार का रूप था, लेकिन आज वो खुद बतौर उम्मीदवार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने होली से एक दिन पहले रविवार को जारी लिस्ट में मेरठ सीट से अरुण गोविल के नाम की घोषणा की थी। लगातार 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मिशन मेरठ फतेह की कमान थमाई गई है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को कैसे अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप सबने रामायण में जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहां अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया है। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे हैं, मेरठ वासियों को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम मेरठ में भी आ गए हैं और मेरठ की क्रांति धरा पर इस बार बहुत ही अधिक बहुमत के साथ जीतने की तैयारी में है और 400 पार का सपना मोदी जी का पूरे देश में होगा। सुबह से बेसब्री के साथ मेरठ के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि टीवी के राम की पहली सियासी रैली थी, लिहाजा मौका खास था। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज थे। अपनी पहली रैली से पहले अरुण गोविल ने औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया था। अरुण गोविल के सियासी जीवन के आगाज को यादगार बनाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था, मैं देख रहा था। उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा दो। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। ये रैली इसलिए भी खास है क्योंकि अरुण गोविल का मेरठ से पुराना नाता है। उनकी शिक्षा दीक्षा यही मेरठ से हुई है। परिवार ने लंबा समय मेरठ में ही बिताया। मेरठ के सरस्वती शिशु मंदिर से ही अरुण गोविल ने पढ़ाई भी की। मेरठ की जनता से उनका लगाव है। मेरठ की जनता भी उनको जानती पहचानती है। पर्दे पर राम का किरदार निभाने के कारण जनता के बीच उनकी छवि बहुत अच्छी है। जातीय समीकरण में भी अरुण गोविल फिट बैठते हैं।
यूं भी बीजेपी जनमानस के पटल से अयोध्या में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के लम्हे को अभी धुंधलाने नहीं देना चाहेगी। ऐसे में मेरठ से अरुण गोविल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाना एक सधा हुआ स्ट्रोक है। कयास तो ये भी हैं कि 19 और 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी उन्हें देश भर में ले जा सकती है। खास बात यह है कि अरुण गोविल की रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च को मेरठ से ही चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। मेरठ हापुड़ सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी अनुष्ठान आरंभ करना शुभ मानते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बड़ी जनसभा मेरठ में ही की थी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली जनसभा 25 जनवरी को बुलंदशहर में मानस की चौपाइयों से सजे और जय श्री राम के नारों से गूंजते विशाल पंडाल में की थी। अब 24 के चुनावी शंखनाद के लिए उन्होंने टीवी के राम की लोकसभा सीट को चुना है। मेरठ से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। पहले फेज की इन सभी सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। इसकी प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि बिहार में होली के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यहाँ नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। नामांकन फॉर्म्स की स्क्रूटनी 30 मार्च को होगी और कैंडिडेट अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख होने के चलते आज कई दिग्गजों ने पहले फेज के लिए नामांकन का पर्चा भरा। इन दिग्गज नेताओं में पहला नाम नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी का है। बीजेपी के स्टार प्रचारक नितिन गडकरी ने आज नागपुर में पर्चा दाखिल किया है। नामांकन भरने से पहले गडकरी ने अपने घर पे पूजा पाठ किया। घर से तिलक करवाकर वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। इसके बाद नागपुर में उनका जबरदस्त रोड शो हुआ। उनके नामांकन के मौके पे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी में आज एनडीए के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से नामांकन भरा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा ने मुरादाबाद से आज चुनावी दंगल में ताल ठोक दी। उधर राजस्थान के अलवर में सीएम भजन लाल शर्मा ने भूपेंद्र यादव का नामांकन दाखिल करवाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रताप सिंह खचरियावास का नामांकन करवाया, जबकि सचिन पायलट ने दौसा में मुरारी लाल मीणा का नामांकन करवाया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक छिंदवाड़ा से आज बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पर्चा भरा है। इस सीट पे उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ से होगा। वोट फॉर गुड में अब रुख करते हैं एमपी का, जहां इस बार चुनाव आयोग ने एक खास पहल की है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खास तौर पे महिला वोटर्स को प्रेरित करने के लिए मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताएं, रंग फॉर डेमोक्रेसी जैसे कई आयोजन करवाए जा रहे हैं। पूरी मुहिम का मकसद सिर्फ एक है कि चुनाव वाले दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि वास्तव में हर एक वोट जरूरी होता है। हर एक वोट है मूल्यवान, निर्भय होकर करें मतदान। देश का चुनाव आयोग सबसे बड़े चुनाव से पहले इसी संदेश के साथ 97 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रयास है कि वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकलें और मतदान केंद्र तक पहुंचे। चुनाव आयोग के इसी प्रयास की एक बानगी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। खास तौर पर महिलाओं को वोटिंग में शामिल करने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चुनाव आयोग की टीमें मेहंदी और रंगोली कंपटीशन जैसी गतिविधियों के जरिए महिलाओं में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है।
आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह है, महिला बाल विकास के हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, गांव की अन्य माताएं बहनें, आशा कार्यकर्ता, ये सभी मिलकर गांव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर कर रहे हैं। कई इलाकों में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। इन शिविरों में हेल्थ के साथ साथ महिलाओं को वोटिंग के लिए भी प्रेरित करने का ख्याल रखा जा रहा है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का पूरा कैलेंडर बनाया गया है। चुनाव आयोग की ये गतिविधियां चुनाव संपन्न होने तक इसी तरह जारी रहेंगी। इस दौरान उन इलाकों पर भी खास फोकस किया जाएगा जहां पर पिछले चुनाव में 75% से कम वोटिंग हुई थी। देखिए, अलग अलग गांव में, हर गांव में कहीं 50, कहीं 100 ऐसे करके अपने पूरे 10 से 20 हजार महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं, अपनी आजीविका विभिन्न गतिविधियां कर रही है, वो मतदाता जागरूकता के काम इसमें कर रही हैं। इसके लिए चुनाव आयोग शहर शहर अलग अलग इलाकों में मतदाता जागरूकता वाहन भेजेगा। इन वाहनों में लगी ऑडियो विजुअल स्क्रीन के जरिए वोटिंग का संदेश दिया जाएगा। चुनाव को लेकर तमाम जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा चाचा चौधरी, साबू, मोटू पतलू, छोटा भीम जैसे कई कार्टून कैरेक्टर्स की मदद से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। यही नहीं, लोकतंत्र उत्सव आयोजित कर लोगों को उनमें कार्ड देकर आमंत्रित किया जाएगा। आदिवासी कलाकारों के कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महिला चौपालों और रैलियों का आयोजन होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रीपोस्ट और लाइक बढ़ाने की स्पर्धाएं होंगी। वहीं वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी मदद ली जाएगी। युवाओं को जोड़ने के लिए बूथ चलो यूथ कार्यक्रम, डांस प्रोग्राम, खेल गतिविधियां करवाई जाएंगी। पूरे अप्रैल महीने के दौरान स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। अपने बूथ को जानो और आओ अपना बूथ सजाएं जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं बाजारों और मुख्य चौराहों पर स्ट्रीट प्ले करवाए जाएंगे। रन फॉर डेमोक्रेसी, महिला मतदाता दौड़ और साइकिल रैली जैसे आयोजन भी होंगे और महिला वोटर्स जागरूकता बढ़ाने के लिए कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। इन तमाम आयोजनों के माध्यम से चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में सबसे ज्यादा संख्या और प्रतिशत में वोटिंग हो, क्योंकि वाकई डेमोक्रेसी में हर एक वोट जरूरी होता है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बीच बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। यूपी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। इनके अलावा इस लिस्ट में बीजेपी ने अपने कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल किया है। मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल हो गया है। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी यूपी में स्टार प्रचारक बनाया गया है। पीयूष गोयल, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और संजीव बालियान जैसे नेताओं का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं 40 स्टार प्रचारकों की सूची में हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है। वोट फॉर गुड में अब बारी है वक्त के पहिए को थोड़ा सा घुमाने की। 1951 में भारत के पहले आम चुनाव से लेके अब तक काफी वक्त बदल चुका है, लिहाजा चुनाव की पैटर्न में भी तमाम बदलाव देखे गए हैं। सीटों से लेके मतदाताओं की संख्या और खर्च तक में कई गुना का इजाफा हुआ है। अब वो दौर है जब हेलीकॉप्टर पर सवार स्टार प्रचारक एक ही दिन में दनादन कई रैलियां करते हैं। उससे भी ज्यादा वोटर्स को सोशल मीडिया के जरिए साधने की कोशिश होती है। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ही जनता अपनी तकदीर बदलती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खुद चुनाव कितने बदले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो ऐसी तस्वीरें आम होती हैं। उम्मीदवार के समर्थन में नारेबाजी, पोस्टर, बैनर, जनसंपर्क।
इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये सब दिख रहा है। उम्मीदवार पर्चा भरने जा रहे हैं तो उनके साथ पूरा लाभ लश्कर दिखता है। खासकर बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में गाड़ियों के काफिले, समर्थकों का हुजूम सब देखने को मिलता है। चुनाव पहले भी होते रहे हैं। 1951-1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था और तब से लेकर आज तक बहुत बदलाव आ चुके हैं। पहले के चुनाव और अब के चुनाव की बात करें तो कई दिलचस्प बदलाव का पता चलता है। मसलन पहले लोकसभा चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जबकि अब सीटें बढ़कर 543 हो गई हैं। पहले आम चुनाव में वोटरों की तादाद 17 करोड़ 32 लाख के करीब थी, जबकि 2024 के चुनाव में वोटरों की संख्या 97 करोड़ पहुंच चुकी है। देश का पहला चुनाव 68 चरणों में कराना पड़ा था, जबकि अब अमूमन 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। हालांकि सीटों के लिहाज से पहले भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और अब भी है, लेकिन पहले 86 सीटें थी, अब 80 सीटें हैं। पहले आम चुनाव के मुकाबले अब करीब 80 करोड़ वोटर बढ़ चुके हैं। पहले 21 साल की उम्र होने पर ही मतदान का अधिकार था, तो अब 18 साल का होने पर वोट डालने का हक मिलता है। समय के साथ साथ चुनाव का तरीका भी बदल रहा है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में विस्तार की वजह से अब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहे हैं। खर्च की अगर बात करें तो पहले आम चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी हर मतदाता पर महज 60 पैसे का खर्च आया था। हालांकि सबसे किफायती चुनाव 1957 में हुआ था, तब चुनाव पर 5.9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी हर मतदाता पर महज 30 पैसे का खर्च। अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में करीब 6,600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब मतदाता की संख्या करीब 91.2 करोड़ थी और खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति मतदाता पहुंच गया। पहले आम चुनाव में एक उम्मीदवार की अधिकतम खर्च सीमा 25,000 रुपए थी, जो चुनाव दर चुनाव बढ़ते बढ़ते 2024 में 95 लाख रुपए तय की गई है। यानी एक उम्मीदवार अगर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो उसके लिए आगे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उम्मीदवारों को एक एक खर्च का हिसाब देना पड़ता है। चुनाव आयोग की तय की गई खर्च की अधिकतम सीमा में हर तरह के खर्च की रकम होती है। सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, चाय, बिस्किट, समोसे और गुब्बारे तक का खर्च इसमें शामिल होता है और हर खर्च की कीमतें भी निर्धारित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।